हेलो, वेलकम इन क्लास 12th। आज हम लोग 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसको कि पढ़ना है हम लोगों को, और उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। बच्चों, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन तो आप 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी हम लोग पढ़े हैं। और यहाँ पे ये खास चैप्टर ही है जिसको कि हम लोगों को बहुत ही डिटेल में चर्चा में लाना है। तो इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन के एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे टर्म आ रहा है इसकी चर्चा हम लोग कर ले। रिप्रोडक्शन, री मतलब फिर से, प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न होना। यानी हम इसको डिफाइन करेंगे इस तरह से कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है? यह एक प्रोसेस है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे प्रोसेस की बात जब आ रही है तो ये प्रोसेस का बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम मीनिंग होता है। बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम मीनिंग हम लोग यहाँ से निकालेंगे। यानी प्रोसेस वही है जो हम लोगों ने पढ़ा था 11th में, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और इसमें हमने कहा था कि ये सभी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। मेटाबॉलिज्म तो सारे प्रोसेस जो आपके बॉडी में हो रहे हैं सभी के सभी मेटाबॉलिज्म हैं। तो रिप्रोडक्शन भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। अब इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में होता क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑफ स्प्रिंग। कहाँ से फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑफ स्प्रिंग? कहाँ से? तो यंग वंस का जो उत्पत्ति होगा वो उसके पेरेंट्स से होगा। तो जरा सा यहाँ पे डिफिनेशन को एग्रीगेट करेंगे और बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में उसको समझेंगे। तो कहेंगे कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ ऑन काइंड to maintain the race of caste। फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द यंग वंस ऑफ ऑन काइंड टू मेंटेन द रेस ऑफ कास्ट। अपने जाति के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने जैसा संतान को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे एक सवाल, जाति को बचाए रखना, जाति मतलब कौन? जाति मतलब स्पेसीज। यहाँ जाति से कास्टिज्म नहीं, जाति मतलब स्पेसीज। ह्यूमन एक जाति यानी ह्यूमन एक स्पेसीज है। तो ह्यूमन के सारे स्पेसीज की जो अस्तित्व है वो बची रहे, इसके लिए मनुष्यों में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना चाहिए। तो हम यहाँ से फिर से एक बार डिफिनीशन को रिपीट कर रहे हैं। गिविंग बर्थ टू द यंग वंस ऑफ ऑन काइंड टू मेंटेन द रेस ऑफ कास्ट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हमारा दूसरा टर्म आता है लाइफ स्पान। का मतलब क्या होता है? लाइफ स्पान कहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का समय अवधि, यानी द पीरियड, यानी द टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ टू द नेचुरल डेथ। अब यहाँ नेचुरल डेथ का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कि कोई छत से गिर के मर जाए तो वो उसका नेचुरल डेथ नहीं है। वो एक डिजीज की वजह से किसी की मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट की वजह से किसी की मृत्यु हो जाए, तो उसको हम लोग नेचुरल डेथ नहीं कहेंगे। नेचुरल डेथ मतलब जब आप बूढ़े होके अपने आप अपने हिसाब से मृत्यु होती है तो उसको कहते हैं नेचुरल डेथ। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो समय अवधि है इसी को हम लोग लाइफ स्पान कहते हैं, यानी टोटल टाइम पीरियड बिटवीन नेचुरल बर्थ टू द नेचुरल डेथ। तो इसको हम लोग लाइफ स्पान कहेंगे। अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग लाइफ स्पान होता है। जैसे बटरफ्लाई 1 से 2 सप्ताह में उसकी जन्म भी हो जाती है, हैचिंग ऑफ द एग्स भी हो जाएगा, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। अगर हम एक बनियान ट्री जो बरगद के पेड़ की बात करें तो हजारों हजार वर्ष उसकी उम्र सीमा होती है। तो ये चीज़ है। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो वही रिप्रोडक्शन जो है वो 2 तरह के होते हैं।
बात करेंगे दो तरह के रिप्रोडक्शन में। हमारा जो पहला टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसको कि आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कि एसेक्सुअली होता है, यानी इसमें सेक्स ऑर्गन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। दूसरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन का पार्टिसिपेशन होता है। बात करेंगे आगे बात को बढ़ाएंगे तो क्या कहेंगे कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, यानी एक ही पेरेंट के द्वारा जब संतान को उत्पन्न किया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होंगे, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की आवश्यकता होगी। दो पेरेंट्स के, एक मेल और एक फीमेल के गैमेट्स के यूनियन से जब संतान की उत्पत्ति हो तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ हम लोग इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बात को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग इन दोनों के बीच में बातों को डिस्टिंग्विश किए। एक बार फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रमुख बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला कि इसमें यह सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, यानी जो आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं या इल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होता है। इसमें सिंगल पेरेंट्स होते हैं और साथ ही साथ इसमें गैमेट्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस तरह से जो भी यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संतान उत्पन्न होंगे उसमें आपके सेपरेशन नहीं, मतलब उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, यानी सारे के सारे सीम्स टू बी अलाइक टुगेदर, मतलब देखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे। अगर उनको क्लोन्स कहें, फोटोकॉपी कहें, जेरोक्स कहें अपने पेरेंट्स का तो गलत नहीं होगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं जैसे प्रोटिस्टा और मानिरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल डिवीज़न के ज़रिए अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, यानी उसमें बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है जिसमें एक सेल ब्रेक करके दो ऑफस्प्रिंग सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बाइनरी फिजन, यानी दिस इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक सेल दो टुकड़ों में टूटकर और दो नए डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिगर के माध्यम से देख लेते हैं, ध्यान देंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक पेरेंट सेल है। चलिए ये पेरेंट सेल है और यह पेरेंट सेल मैच्योर होने के बाद दो ऑफस्प्रिंग सेल्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो हो गया, ये जो बीच से दो टुकड़ों में टूट गए, ये एक इधर चलाया और एक इधर चलाया, तो ये दो जो डॉटर सेल्स बने, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्या, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में एक एडल्ट क्या कहिए, वेल ग्रोथ कहिए, मैच्योर्ड सेल गेट ब्रेक्स इनटू टू डॉटर सेल्स और ये रैपिड ग्रोथ होता है, मतलब रैपिडली, ये प्रोसेस बहुत ही रैंडमली होता है। दूसरा जो हमारा प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप है जिसको कि हम लोग बडिंग के नाम से जानते हैं। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में पूछ देता है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, या फिर यदि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हों या फर्दर ऑन स्टडी बायोलॉजी में जो स्कोप्स देख रहे हो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। बर्डिंग, स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। इसमें क्या होगा कि जैसे देखिए ये जो हमारा यहाँ पे आप फिगर पे ध्यान देंगे, ये हमारा पेरेंट है, यानी कि यह पेरेंट ऑर्गेनिज्म है और इसके ऊपर एक छोटा सा यहाँ देखिए, यहाँ ये ग्रोथ का फॉर्मेशन हुआ और यही ग्रोथ धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। हम तीसरे फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से यह बड़ा हुआ है। फिर चौथे में देखिए एकदम बड़ा हो गया और जब ये फुल्ली तौर पे मैच्योर्ड हो जाते हैं तो यहाँ से इस जगह से यह डिटैच्ड हो जाएंगे और डिटैच्ड होकर अलग अलग फॉर्मेशन कर लेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बर्डिंग। अ स्मॉल बर्ड गेट प्रोड्यूस्ड एट द बॉडी ऑफ द
parent organism, and gradually it increase in size and ultimately detached from the body as an individual organism. यह प्रोसेस आप देख सकते हैं कि किस तरह से ईस्ट में हो रहा है। तो ये एक प्रोसेस हो गया आपका बडिंग का। अब फंगी और जो भी इससे सिंपल एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके स्पेशल रिप्रोडक्टिव मेथड से रिप्रोड्यूस्ड होते हैं, और इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को हम लोग जूस्पोर्स यानी मोटाइल स्ट्रक्चर, कोनेडिया या जो कि पेंसिलियम का एक खास एग्जाम्पल है, बर्ड फॉर्मेशन यानी जो हाइड्रा में अभी बर्ड फॉर्मेशन पढ़े हैं, या गैम्यूल्स यानी स्पॉन्जेस में पाए जाने वाला ये गैम्यूल्स मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं जिनको कि आप अभी पढ़ रहे थे। यहाँ पे दोनों के बीच थोड़ी सी एक टेबल्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आपके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने देखा। अब यहाँ से हम लोग आगे चर्चा को बढ़ाएंगे और जानेंगे। तो हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स को देखा कि किस तरह से पौधों में, छोटे ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बड़े पौधों में भी, जैसे कि आपका हायर प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने का मतलब हो गया कि द रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी अदर देन द गैमेट्स, यानी फ्लावर्स का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, सेक्स ऑर्गन्स का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, डिफरेंट पार्ट से होंगे। जैसे रूट्स से, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू द रूट्स। बच्चों डायलिया में, एस्पैरेगस में या डॉल्बर्गेइया में, गुआवा में और टॉपियोका में आप देखेंगे तो रूट्स से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, यानी कि इसके रूट से नए पौधों का डेवलपमेंट होता है। आप इसको और सिंपल वे में समझें तो हम लोग जो डहेलिया का फ्लावरिंग ये कल्चर करते हैं, प्रोपगेशन कराते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डहेलिया के एक रूट को बालू के अंदर दबा देते हैं। कुछ ही दिनों में उसमें बहुत सारे सूट्स का डेवलपमेंट होता है और हर एक सूट को हम लोग इंडिविजुअल हटाकर सेपरेट आउट करके डिफरेंट पॉट्स में लगा देते हैं। तो दैट विल बी द वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। तो यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट क्या बना, तो यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट बना रूट। अगर इसी तरह से हम लोग बात करें स्टेम्स की, तो स्टेम्स को उनके स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग कई भागों में बांट देते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग हमारा आता है स्टेम्स में ट्यूबर्स। ट्यूबर में आपका पोटैटो को ले लीजिए, पोटैटो से वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। आप पोटैटोज को देखे होंगे, इस पोटैटोज में डिफरेंट प्लेसेस पे आई बने हुए होते हैं और इन आइज वाले हिस्से से बर्डिंग शुरू होती है, यानी यहाँ पे बर्ड का फॉर्मेशन होगा। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि एक पोटैटो के सारे बर्ड वाले हिस्से को कट करते हैं और कट करने के बाद इसको वो अलग अलग प्लांटेशन कर देते हैं। बच्चों इस तरह से हम लोग इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काट सकते हैं। छोटे आलू में अगर मान लेते हैं कि ये छोटा आलू है, इसमें 4 बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, तो फार्मर्स क्या करते हैं कि इसको 2 टुकड़े में बांट दिए और एक टुकड़े को इसको मिट्टी के नीचे लगा देते हैं और इससे नए पौधों का निर्माण होता है और फिर उसमें बहुत सारे पोटैटोज का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ट्यूबर्स आलू क्या हो गया, ट्यूबर्स हो गया। फिर बात करेंगे बल्ब्स की। बल्ब्स का मतलब हो गया जैसे गार्लिक और ऑनियन। तो गार्लिक और ऑनियन का भी आप इस तरह से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, ऑनियन के ये गार्लिक को आप ऐसे ट्राई करो कि गार्लिक जो है वो एक पॉट के रूप में रहता है, मतलब उसमें बहुत सारे जो है सो लगे हुए होते हैं। आपके बहुत सारे गार्लिक एक साथ रहते हैं, उनको डिटैच करिए और उसको मिट्टी के नीचे डालिए। यू विल फाइंड कि उसमें से नए पौधे का उत्पत्ति होता है। अब राइजोम्स की बात करेंगे तो राइजोम के रूप में आपका जिंजर, टर्मरिक, बनाना, ये सभी आपके राइजोम्स के रूप में आ जाएगा। कॉम्स के रूप में आपका कोलोक्सिया
क्रोकस ये आ गए। सकर्स के रूप में आपके रनर्स के रूप में आपके आ गए। मिंट्स को आप देख सकते हैं कि यह रनर के रूप में आ गए। स्टोलन्स के रूप में आपके जैस्मीन। ये सभी के सभी ग्रो अप करते हैं डिफरेंट। अब रनर का मतलब क्या हो गया कि रनर का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है। अब ये सॉफ्ट स्टेम है, सॉफ्ट स्टेम होने की वजह से ये फॉलन डाउन ऑन द अर्थ हो गया, और अर्थ पे फॉलन डाउन होने के बाद इनके हर एक नोड पर से रूट्स का डेवलपमेंट हुआ, एंड ईच रूट्स विल ग्रोज इनटू अ एडल्ट प्लांट। तो इस तरह से अब यहाँ से ये नए पेड़ में डेवलप कर जाएंगे, तो इसको हम लोग रनर के रूप में लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सभी आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक मेथड है, जिसके द्वारा यह ग्रो अप करते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच organisms can grow and increase their number of offspring by the gamete formation। गैमेट फॉर्मेशन के द्वारा यह अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। इसी बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके जो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, इसमें आपके दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व्स, मेल एंड फीमेल, एंड देयर गैमेट्स आर गेट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म जायगोट। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। और तीसरा हो जाएगा कि ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स शेयर सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन एज ऑफ द पेरेंट्स। मतलब इसके जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होंगे, ऑफ स्प्रिंग का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वैसा ही होगा जैसा कि पेरेंट्स के बीच में था। चलिए अब देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स के कारण जो है वह वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशंस के कारण थोड़ी सी डिफरेंट यानी ऑफ स्प्रिंग्स जो होंगे दे आर नॉट क्लोज रिजेंबल्स टू ईच अदर इवन विद देयर पेरेंट्स ऑल्सो। तो पेरेंट्स भी सिमिलर नहीं होते हैं और आपस में भी सिमिलर नहीं होते। क्यों? क्योंकि यह वेरिएशन आया। क्यों वेरिएशन आया? ड्यू टू यूनियन ऑफ द टू जो हमारा जर्मिनल सेल्स का जो यूनियन होता है पेरेंट्स के बीच में, ये अलग अलग जगहों से कलेक्ट हुआ है, यानी कि मेल फीमेल से कलेक्ट हुआ है। दैट्स वाई द वेरिएशंस विल अकोर्स देयर, ये एकदम फिक्स्ड है। अब हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो फेज आएगा जिसको कि हम लोग जुवेनाइल फेज के नाम से जानते हैं, जुवेनाइल फेज। यह फेज आपका बिटवीन होता है, यानी बर्थ से लेकर के सेक्सुअल मैच्योरिटी के बीच के फेज को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं। और इस जुवेनाइल फेज को प्लांट के केस में वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं, जिसमें कि पौधे का या ऑर्गेनिजम्स का फिजिकल ग्रोथ होता है, उसका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं होता है। यह आपका फिजिकल ग्रोथ का टाइम पीरियड होता है जिसमें उनके शारीरिक ग्रोथ होती है। द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज के साथ ही जो हमारा नेक्स्ट फेज शुरू हो जाएगा जिसको कि हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से जानते हैं। और इस फेज में पौधे हों या ऑर्गेनिजम्स हों, दे बिकम्स मैच्योर टू बी गिव बर्थ टू द यंग वंस। कुछ ऐसे यहाँ पे एक खास बात को याद रखना है कि सम प्लांट्स शो द फ्लावरिंग इन अ पर्टिकुलर सीजन, और कुछ तो ऐसे प्लांट हैं जो बिल्कुल पुराने होने पे, मतलब बहुत ज़्यादा एज के होने पे उसमें फ्लावरिंग होता है। जैसे आपने सुना होगा कि बैम्बो स्पीसीज में जो है 50 से 100 साल के बाद फ्लावर्स आते हैं। एक्चुअली बात करें यहाँ पे थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स की बात करें तो लोग कहते हैं कि बैम्बूज में फ्लावरिंग होना अच्छी बात नहीं होती है। इसको लेकर वो कभी कभी अपशकुन की बातें भी करने लगते हैं। तो मैं बता दूँ बच्चों कि
50 से 100 साल पुराना होने पे बॉम्बेज में फ्लावरिंग होते हैं। और यूजुअल केसेस में हम लोग 15 से 20 साल पुराने बैम्बूज को मैच्योर्ड मानकर उसकी हार्वेस्टिंग करके यूजेस में ले आते हैं। तो ऐसे केसेस में फ्लावरिंग बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। और जब फ्लावरिंग बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा तो हाउ डू यू से कि यह एक नॉर्मल बात है। लेट देम टू ग्रो फॉर द 50 to 100 ईयर्स। तो हर एक बैम्बू के प्लांट में आपके फ्लावरिंग होगा और यह एक नॉर्मल चीज़ है। इसको एक नॉर्मल रूप में या फिर किसी ऑर्थोडॉक्स सोच से नहीं जोड़नी चाहिए। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे हमारा एक कोन्थियाना प्लांट होता है जिसको कि हम लोग नीला करंजी के नाम से जानते हैं। और इसके फ्लावर जो है 12 साल में एक बार लगते हैं उस पेड़ में। तो इसको लेकर के भी लोग बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स सोचते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हम लोगों का जो हो जाएगा, इसमें रिप्रोडक्टिव फेज में ही हम लोग चलेंगे, आगे बातें जारी रहेंगी। आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे वहाँ पे आप रुक कर इसको लिख भी सकते हैं। अब यहाँ से बात करेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहने का अर्थ क्या हुआ? इट इज़ द टाइम पीरियड। ये एक खास फेज होता है जो रिप्रोडक्टिव एज के शुरुआत के साथ ही होने वाला एक प्रोसेस है जिसे हम लोग 3 तरह से जानते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स में होने वाला यह प्रोसेस है जिसमें 3 फेजेस माने जाते हैं। 3 फेजेस में पहला फेज हमारा हो जाएगा जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल, दूसरे फेज को प्रोलिफरेटिव फेज और तीसरे को सेक्रेटरी फेज के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज। प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ये 3 फेजेस हैं जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्लड फ्लोज इन द लास्ट few days of the cycle. This takes place due to broken endometrium. बच्चों endometrium का मतलब हो गया the EP layer यानी upper layer of the uterus. यूट्रस के अंदर एक अपर लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक वेस्कुलर लेयर का फॉर्मेशन होता है। उसी वेस्कुलर लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। और यह एंडोमेट्रियल लेयर के टूटने से ब्लड के साथ फ्लो आउट होना, इसको हम लोग एंडोमेट्रियल फ्लोज कहते हैं और इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और इस दरमियान फीमेल डज नॉट परमिट कॉपुलेटिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज, यानी मेंस्ट्रुअल फेज के दरमियान कॉपुलेटिंग प्रोसेसेस को अलाउ नहीं किया जाता है। लेकिन यह भी एक ऑर्थोडॉक्स सोच है। यहाँ से जो हमारा दूसरा पॉइंट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे इस पॉइंट पे, दैट इज द ऑस्ट्रिचस साइकिल। ऑस्ट्रस साइकिल किसको कहते हैं? तो यह नॉन प्राइमेट्स लाइक काउ, सीप, रैट, डॉग एटसेट्रा में होने वाला यह प्रोसेस है। इट सीम्स टू बी लाइक अ मेंस्ट्रुअल साइकिल बट इट इज द ऑस्ट्रस साइकिल। यह शॉर्ट टाइम पीरियड का होता है ऑस्ट्रस, यानी इसको हीट पीरियड के नाम से भी जानते हैं। एंड इट परसिस्टेड फॉर द 12 to 14 आवर्स इन काउस। इसके दरमियान, इस साइकिल के दरमियान ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस साइकिल। द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रीअब्जॉर्ब्ड एंड फीमेल परमिट्स कॉपुलेशन ओनली ड्यूरिंग द ऑस्ट्रस पीरियड। मतलब जो आपके नॉन प्राइमेट्स हैं वो इसी ऑस्ट्रस या हीट पीरियड के दरमियान जो है वह रिप्रोडक्शन के लिए यानी कि कॉपुलेशन के लिए अलाउड किए जाते हैं। और इसी समय में उनके सीमेंस आपस में मिलकर और ऑफ स्प्रिंग्स का निर्माण करता है। प्लांट और एनिमल्स दोनों में कई तरह के हार्मोन्स काम करते हैं और यह हार्मोन्स सेक्स हार्मोन्स के तौर पे जाने जाते हैं और यह इनके रिप्रोडक्शन प्रोसेस को प्रमोट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस काम के लिए। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे सबसे पहले
जिसको हम लोग सेंसिस्ट फेज के नाम से जानते हैं, या रिप्रोडक्टिव, इट इज़ द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, या ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। यानी हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने बात किया था जुवेनाइल फेज का, दूसरे उसके बाद हमने बात किया था रिप्रोडक्टिव फेज का, और हमारा तीसरा है सेंसिस्ट फेज, जिसको कि हम वृद्धावस्था कहते हैं। यहाँ पे आकर रिप्रोडक्टिव फेज समाप्त हो जाते हैं और यहाँ से ओल्ड एज तब तक मानते हैं, यानी सेंसिस्ट फेज तब तक मानते हैं जब तक कि उस ऑर्गेनिज्म के डेथ ना हो जाए। तो आप बच्चों यहाँ से ध्यान देंगे कि 3 फेजेस हम अपने लाइफ का मानते हैं। जुवेनाइल फेज जन्म से लेकर रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत के पहले, और रिप्रोडक्टिव फेज इज द टाइम पीरियड इन विच अ ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग्स। और उसके बाद तीसरा फेज हमारा होता है जिसको हम सेंसिस्ट फेज कहते हैं, और यह फेज तब तक चलते रहता है जब जहाँ से रिप्रोडक्टिव फेज समाप्त हुए और डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको सेंसिस्ट फेज कहते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज को भी हम लोग कई भागों में बांट देते हैं, जिसमें से इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब इस इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फेजेस होंगे, सबसे पहला हमारा होगा प्री फर्टिलाइजेशन, फिर दूसरा फेज होगा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा फेज होगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बच्चों इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको याद भी रखेंगे, बीच बीच में ये सारे टर्म्स हमारे यूज में आएंगे। इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रमुख इवेंट्स हैं जिनको कि आपको याद रखना है, उसमें सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेजेस है। अब एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन फेज यानी कि द इवेंट्स और द प्रायर, यानी कि जो घटनाएं घटेंगी, तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमेट्स आपस में गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, यानी इस प्रोसेस में गैमेटोजेनेसिस होगा। पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यानी इस दरमियान मेल्स में स्पर्म के फॉर्मेशन होंगे और फीमेल्स में ओवम का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। याद रखेंगे, गैमेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। और ये गैमेट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड मतलब दे हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन कंपेयर टू द पेरेंट बॉडी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ से हमारा दूसरा जो है, गैमेटोजेनेसिस के बीच में हमारे 2 टर्म्स आ रहे हैं। पहला होमोगैमेट्स, यानी इस दरमियान यदि जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है वह गैमेट्स अगर दो बराबर हो, देखने में एक जैसे हो, तो उसको होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स कहते हैं। ठीक है, इन हायर ऑर्गेनिजम्स दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो इसमें 2 मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसमें जो है 2 अलग अलग तरह के गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हायर ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोगैमेट्स, यानी उनके गैमेट्स अलग अलग होते हैं। ध्यान देने लायक बात है कि जैसे देखिए यहाँ पे ये ओवम है और ये स्पर्म है, बोथ गैमेट्स आर डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें ये गैमेट्स की, तो देखिए इसके दोनों गैमेट्स सिमिलर हैं। तो दीज आर द आइसोगैमेट्स एंड दिस इज द हेट्रोगैमेट्स। तो इसको हम लोग हेट्रोगैमेट्स या फिर इसको हम लोग एंथेरोजोइड्स के नाम से जानते हैं, एंथेरोजोइड्स। तो एंथेरोजोइड्स यानी स्पर्म एंड ओवम और एग्स के नाम से इनको जानते हैं। आइसोगैमेटस और हेट्रोगैमेटस में क्या अंतर होता है, जरा इस पॉइंट पे भी हम लोग डिस्कस कर लें। तो बच्चों ध्यान से ये सारे टर्म्स को याद रखेंगे। आइसोगैमस और हेट्रोगैमेट्स क्या क्या मतलब होता है, ये फंगी में पाए जाने वाला और प्लांट में पाए जाने वाला है। होमोथैलिक और मोनोसियस टर्म, जिसका यूज हम लोग करेंगे सिंगल कंडीशन में, मतलब जो मोनोसियस कहते हैं सिंगल सेक्स ऑर्गन वाले प्लांट्स को,
और डायोसियस कहते हैं, जिसमें कि आपके बाइसेक्सुअल प्लांट्स को। फ्लावर में, इन फ्लावरिंग प्लांट यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर में सिर्फ आपका स्टामेन्स होते हैं और फीमेल्स में सिर्फ पिस्टिल्स होते हैं। और अगर ये दोनों उसमें मौजूद रहें, दोनों एक साथ मौजूद रहें, तो ऐसे को हम लोग बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट के नाम से भी बुलाते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस सारे टर्म्स का, मोनोसियस, डायोसियस, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल, ये सारे टर्म एक दूसरे से कंसर्न हैं और इनको याद रखना भी बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पे से हम लोग क्या कहेंगे कि जिस ऑर्गेनिज्म में एक सेक्स मौजूद हो, आइदर मेल और फीमेल, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल कहेंगे। जैसे ह्यूमन, कॉकरोच, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड के बारे में भी हम आपसे बात किए थे कि हैप्लॉइड का अर्थ होता है कि जहाँ पे ओवम, ये जहाँ पे स्पर्म या ओवम में क्रोमोसोम की संख्या हाफ सेट में मौजूद हो। जैसे मान लीजिए कि आपके बॉडी में कितना 23 पेयर, बोले तो इसको हम लोग कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें स्पर्म या ओवम की, तो इसमें इसकी संख्या आधी हो जाएगी, यानी 23। तो ये जो 23 हो गए, तो इसको हम लोग कहेंगे हैप्लॉइड एंड इंडिकेटेड बाय n। जबकि 23 पेयर को कैसे इंडिकेट करेंगे, 2n। तो 2n का मतलब हो गया डिप्लॉइड, 2n का मतलब डिप्लॉइड, और हैप्लॉइड का मतलब सिर्फ n। और जहां बात हो डिप्लॉइड की, तो यहां हो गया 2n। इस तरह से हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कहलाए। तो जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं वो गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे बाय द माइटोटिक डिवीजन। बच्चों आपने 11th में पढ़ा होगा सेल डिवीजन में कि सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन, मियोसिस और माइटोसिस। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स फॉर्म गैमीट बाय द माइटोटिक डिवीजन। और जो इसमें आपका एल्गी हो गया, फंगी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, ये सभी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी हैं। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करें तो वो आपके डिप्लॉइड है, यानी कि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें मौजूद हैं। तो आपके ध्यान देने लायक बात है, यहाँ से ध्यान देंगे कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपके डिप्लॉइड हैं, तो यहाँ पे आपके हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, यानी इसमें n गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। इनका बॉडी डिप्लॉइड है, यानी इसमें रिप्रोडक्शन के दरमियान गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, वो हैप्लॉइड होगा। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे बहुत ही बारीकी से समझना है, आप कंफ्यूज ना करें और ध्यान से समझते रहें। डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में, इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स गैमेट मदर सेल, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, मायोसाइट्स में मियोसिस होगा, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, बिल्कुल आधी हो जाएगी। तो मियोसाइट्स में मियोसिस की प्रक्रिया होगी और क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाएगी। तो हम लोगों ने इस तरह से देखा कि किस तरह से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इन द डिप्लॉइड, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या डबल हो। तो बात कर रहे थे, अब ह्यूमन में अगर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें गैमेट्स फॉर्मेशन यानी गैमेटोजेनेसिस के दरमियान कौन से डिवीजन होंगे, मियोसिस होंगे, और मियोसिस के द्वारा क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाएगी गैमेट्स में पेरेंट बॉडी के कंपैरिजन में। चलिए दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, बी पॉइंट है हमारा, दैट इज द बी पॉइंट की बात करेंगे, और ये है हमारा गैमेट ट्रांसफर।
गैमीट ट्रांसफर। तो आप समझ रहे होंगे बच्चों गैमीट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, ट्रांसफर का क्या मतलब हुआ। इस गैमीट ट्रांसफर का मतलब हुआ कि ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जो मेल गैमेट्स हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब मोटा नहीं, मोटाइल मतलब मूव करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, तो उसको मोटाइल कहेंगे। और फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मेल गैमेट मूव करके फीमेल गैमेट तक पहुंचता है और वहां जाकर उसको फर्टिलाइज करता है। फंगी और एल्गी की बात करें तो इसमें दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं, ये एक्सेप्शन है। फंगी और एल्गीज की बात करें तो इसके दोनों गैमेट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें इन सिंपल प्लांट्स में, तो सिंपल प्लांट्स में कौन कौन से होंगे, आपके एल्गी हो गए, फंगी हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, और कुछ एग्जाम्पल टेरिडोफाइट्स हो गए, जिनका रिप्रोडक्शन वाटर मीडियम के थ्रू होता है, जहां मेल और फीमेल गैमेट्स मूव करते हैं और मूव करके कहीं जाकर वो आपस में गैमेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस को यदि छोड़ दी जाए तो मोटे तौर पे हम यही कह सकते हैं कि ज़्यादातर केसेस में आपके मेल गैमेट मूव करते हैं, फीमेल गैमेट फिक्स्ड रहता है। तो यहाँ से गैमेट के फॉर्मेशंस, गैमेट जो है आपस में मिले और मिलकर कंबाइंड किया, और कंबाइंड होने के इस प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया क्या, फर्टिलाइजेशन। तो कहेंगे फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स गेट फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और यहाँ से एक बात और समझ लीजिए कि ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं। अगर सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा हो तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, और अगर डिफरेंट फ्लावर में हो रहा हो तो इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानेंगे। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन किसको कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहते हैं। बच्चों यहाँ एक और टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करेंगे इसको, वो है हमारा पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस किसको कहते हैं, तो कहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमेट्स, यानी इसमें फीमेल गैमेट से ही नए ऑफ स्प्रिंग का निर्माण हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, और इसका एग्जाम्पल है हनी बी, लिजर्ड और रोटेनिफेरस। बच्चों एक बार फिर से समरी लेते हैं और जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। साइनोगेमी ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और यह फर्टिलाइजेशन जो है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा वो बॉडी के बाहर होगा, यानी स्पर्म और ओवम दोनों रिलीज होंगे शरीर के बाहर और वहीं पे वो फर्टिलाइज करेंगे। बोनीफी और एम्फीबियंस इसके एग्जाम्पल हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो जैगोट का फॉर्मेशन होगा वो शरीर के अंदर होगा और वहीं पे गैमेट्स से जैगोट बनेंगे और वो जैगोट वहाँ पे डेवलप करेंगे। इसके एग्जांपल बर्ड्स और मैमल्स हो गए। तो ये तो हमारा फर्टिलाइजेशन का स्टेज था। अब आप आगे बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज की, यानी इवेंट्स ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज में क्या होता है कि अगर रिप्रोडक्शन हो गया तो जायगोट का फॉर्मेशन होगा, और जायगोट जो है यह वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होंगे, कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करेंगे, कंटिन्यूटी को बनाए रखेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ह्यूमन बींग्स लाइफ की शुरुआत करता है एज अ सिंगल सेल जो जायगोट हैं, और वही जायगोट डेवलप होकर एक कंप्लीट ऑफ स्प्रिंग का निर्माण करते हैं। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ऑर्गेनिजम्स इवन की इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स
बिगिंस देयर लाइफ, अपने जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से करते हैं और वही सिंगल सेल जायगोट के रूप में जाना जाता है और वही जायगोट फर्दर डिवीजन करके और पूरे शरीर का निर्माण करता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जायगोट का फॉर्मेशन जो है वह इन एक्सटर्नल मीडियम में होते हैं और जनरली यह एक्सटर्नल मीडियम हमारा वाटर बनता है। आपने देखा होगा मेढक के पॉचेज को बरसात के दिनों में मेढक पॉच बनाकर उसके अंदर अपने जायगोट्स को डेवलप करते हैं, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की वजह से होता है। लेकिन अगर बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन का तो जायगोट हमेशा बॉडी के अंदर रहता है और वहीं से वह बच्चों को जन्म देते हैं। बच्चों को जन्म देने के आधार पे भी ऑर्गेनिजम्स को हम दो भागों में बांटेंगे, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। जो ऑफ स्प्रिंग एग्स देते हैं उनको ओविपेरस और जो बच्चे को जन्म देते हैं उनको विविपेरस के नाम से जानते हैं। अगर बात करें एल्गी और फंगी की तो जायगोट डेवलप करेगा बाहर में, शरीर के बाहर विथ अ हार्ड कवरेज दैट इज नोन एज सिस्ट, और ये वेल रेसिस्टेंट होते हैं टू द डेसिकेशन। बच्चों डिफिनीशन यहाँ पे थोड़ा सा रुक करके मीनिंग्स लिखेंगे। डेसिकेशन का अर्थ होता है सूखना, ड्राइनेस ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो डेसिकेशन को रोकता है, डैमेजेस को रोकता है। साथ ही साथ जब एक सही वक्त आते हैं, एक सही इन्वायरमेंट आता है तो जर्मिनेशन ऑफ द फंगल और एल्गल जायगोट से जर्मिनेशन शुरुआत हो जाती है, जर्मिनेट करते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का जिसकी चर्चा अभी हम लोगों को करनी है, वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो बच्चों एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट, यानी जायगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज अ जायगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, माइटोटिक डिवीजन के जरिए ये हमारा जायगोट है, इट विल ब्रेक्स इनटू सेवरल फ्रैगमेंट्स, और ये फ्रैगमेंट्स होकर डिवाइड होकर या एम्ब्रियोस का निर्माण करेंगे और इससे ग्रुप ऑफ सेल्स बने और यही ग्रुप से ऑफ सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन करेंगे और जर्मिनल लेयर्स के द्वारा दे विल फॉर्म अ लॉट्स ऑफ द ऑफ स्प्रिंग्स। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ओविपेरस और विविपेरस जो हम बात कर रहे थे कि जो संतान को जन्म दे उसको विविपेरस और जो अंडा दे उसको ओविपेरस के नाम से जानते हैं। यहाँ से हम लोग बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट में जायगोट का फॉर्मेशन ओव्यूल्स के अंदर होता है। थोड़ा सा यहाँ पे फिगर्स पे ध्यान देंगे। इन फ्लावरिंग plant zygote is formed inside the ovules. After fertilizations, sepal, petals and stamens of the flower fall off, यानी वो सूख जाएंगे और जायगोट का डेवलपमेंट होगा कहाँ, एम्ब्रियोज के। जायगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियोज के रूप में कहाँ होंगे, इनसाइड द ओव्यूल्स, और ये ओव्यूल्स जो हैं वो सीड्स में कन्वर्ट होंगे और ओवरीज जो है वह फ्रूट के रूप में डेवलप करेगा। तो एक फ्रूट के तीन हिस्से बनते हैं, ईपीकार्प, मेजोकार्प और एंडोकार्प। तो यहाँ पे ईपीकार्प जो है यह यानी पेरिकार्प, ईपीकार्प या पेरिकार्प, ये प्रोटेक्ट करते हैं किसका, सीड का प्रोटेक्शन का काम करते हैं। After dispersal, seeds germinate under the favorable condition to reproduce a new plant. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे प्लांट्स का जो है वह डिफरेंट पार्ट का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से ये ग्रोथ करते हैं और किस तरह से इनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो बच्चों ये था हमारा एक रेफरेंस डिफरेंट मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स और what are the terms correlate with the reproductive system of the organisms।
तो बच्चों ये एक रफली एक इम्पॉर्टेंट वो सारे टर्म्स क्या हम लोगों ने एक रफ जानकारी यहाँ से लिया जिनकी आवश्यकता हम लोगों को आगे चलकर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ना है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जानकारी लेंगे। थैंक यू। India's best learning app.